हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने पूरी दुनिया में बहुत सारे सवाल पूछे हैं और हमने इसकी तहकीकात की। कुछ दिन पहले जब मैंने गंगा में बहती लाशें देखी थी तो मेरे मन में भी ये सवाल आए थे। जब मैंने आज की बात में गंगा के किनारे दफनाई गई लाशों के कफन देखे थे तो मेरे मन में भी सवाल आया था, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे समाज के लोग इतने निष्ठुर हो गए हैं कि अपने परिजनों का दाह संस्कार करने के बजाय उनकी लाशों को पानी में बहा रहे हैं? सवाल यह आया था मन में कि हमारे लोग इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं कि अपने परिवार वालों की लाशों को दफना दें? और यह बात समझ से परे थी। हमारे यहां तो अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ इसलिए किया जाता है कि मरने वाले की आत्मा को शांति मिले, उन्हें मोक्ष मिले। अब इसके बाद कई तरह के एक्सप्लेनेशन मुझे मिले। कुछ लोगों ने कहा कि कोरोना से भारी संख्या में लोग मरे हैं, परिवार वाले डर गए हैं, कोरोना से मरने वालों के शव को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, इसलिए इन्हें या तो गंगा में बहा दिया गया या फिर दफना दिया गया। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि गंगा में बहाए जो शव मिले थे उनमें से कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पॉलिथीन में लिपटा हुआ शव नहीं था। दूसरी बात यह सुनने को मिली कि इतनी तादाद में मौतें हुई हैं कि शमशान में लकड़ियां महंगी हो गई हैं, सामग्री महंगी हो गई है, दाह संस्कार करने का खर्चा इतना ज्यादा आ रहा है कि लोगों ने शवों को दफनाना बेहतर समझा, कोई खर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन बाद में पता चला कि अगर परिवार वाले गरीब हैं या कोरोना पेशेंट का अंतिम संस्कार करने से डर रहे हैं तो ऐसे शवों का अंतिम संस्कार कराने में लोकल प्रशासन मदद करता है। अब यह तो मालूम था कि कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद बढ़ी है। यह क्रूर और कड़वा सच है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी से सांस थमी तो कहीं हॉस्पिटल में बेड न मिलने की वजह से मौत हुई। महामारी का प्रकोप बड़ी संख्या में लोगों की जान लेकर गया। लेकिन यह मानने को जी नहीं चाहता था कि लोग अपने परिवार वालों के शवों को गंगा में बहा देंगे या गंगा किनारे दफना देंगे। मजबूरी चाहे जो हो, जब गंगा में तैरती लाशें मिली तो राजनीति भी हुई। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों ने पूछा कि गंगा में तैरती लाशों के लिए कौन जिम्मेदार है। इन पार्टियों के प्रवक्ताओं ने कहा सरकार को शर्म आनी चाहिए। न तो सवाल उठाना गलत था, न आरोप लगाना गलत था, यह तो पूछा जाना चाहिए। चिंता और बढ़ गई जब तैरती लाशों की तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, गार्जियन जैसे बड़े अखबारों में छपी। इंटरनेट पर गंगा किनारे दफनाई गई लाशों को लेकर हाहाकार मचा, पूरी दुनिया में चर्चा हुई। लेकिन इस सवाल का जवाब कहीं नहीं था कि लाशें क्यों बहाई गई, क्यों दफनाई गई। हमारे रिपोर्टर्स ने, हमारे रिसर्चर्स ने कई दिन लगाकर इस मामले की गहराई से जांच की। सवाल सिर्फ इतना था कि वो कौन सी मजबूरी थी कि हमारे लोग अपनों का दाह संस्कार करने के बजाय उन्हें गंगा में बहाने पर विवश हो गए। क्या कारण था कि शवों को शमशान घाट में जलाने के बजाय उन पर राम नाम का दुपट्टा डालकर गंगा किनारे दफना दिया गया? जितनी भयानक ये तस्वीरें थी उतना ही डराने वाला यह सवाल था। मैं आपको एक अखबार में छपी खबर पढ़कर सुनाता हूं। यह अखबार मेरे हाथ में है। यह उन्नाव जिले की खबर है। अखबार में लिखा, उन्नाव में गंगा में बहती मिली 104 लाशों से सनसनी। घाट पर पहुंचा प्रशासन, लोगों ने परिजनों के शवों को प्रवाहित किया। प्रशासन ने आनंद फानंद में जेसीबी बुलाकर लाशों को दफन करवाया। शासन से मिलने वाले पैसे से अंतिम संस्कार।
लाशों को दफनाने का विरोध करने पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। प्रशासन ने कहा विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब आपको लगेगा यह कुछ दिन पहले की खबर है, कोरोना के प्रकोप से मरने वालों के बारे में लिखी गई खबर है, लेकिन यह अखबार जो मेरे हाथ में है यह 14 जनवरी 2015 का है। यह खबर 14 जनवरी 2015 को छपी है अमर उजाला में। उस वक्त भी अमर उजाला में ऐसी ही खबर छपी थी। 14 मई 2021 को यानी 12 दिन पहले इसी अखबार अमर उजाला में जो खबर छपी उसमें लिखा है उन्नाव के खेरेश्वर घाट भी सैकड़ों लाशों से अटा पड़ा है। गंगा के बीच में और किनारों पर कई शव दफनाए गए। करीब 300 मीटर के दायरे में जिधर भी निगाहें दौड़ाई गई शव ही शव नजर आए। शव के ऊपर से बालू हटी तो मृतकों के परिजनों की बेबसी और मजबूरी सामने आ गई। अब फिर लिखा गया कि आसपास के ग्रामीण लकड़ी महंगी होने और अधिक आर्थिक तंगी के कारण सूखे गंगा में शव दफनाकर चले गए। खबरें दोनों एक जैसी थी, लेकिन कई बरसों का फर्क है। अब मैं आपको 14 जनवरी 2015 का जागरण अखबार भी दिखाता हूं। करीब 6.5 साल पहले 14 जनवरी 2015 को जागरण में भी खबर छपी थी। यह भी उत्तर प्रदेश का बड़ा अखबार है। लिखा था कि गंगा में 100 से अधिक शव उतराते मिले। तहलका मच गया। आईजी और प्रशासन मौके पर पहुंचा। जेसीबी बुलवाकर शवों को दफनाया गया। उस खबर में यह भी लिखा था कि शवों को खाने के लिए चील कौवे और सियार भी टूट पड़ते हैं। यह दर्दनाक खबर जनवरी 2015 की है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय बीजेपी के नेता इन लाशों पर सवाल उठा रहे थे। वो पूछ रहे थे कि घाट पर इतनी बड़ी संख्या में लाशें कहां से आई। बीजेपी के एमपी, मुझे याद है, साक्षी महाराज, उन्होंने जांच कराने की मांग की थी। साक्षी महाराज ने कहा था कि प्रशासन ने इंसानों की लाशों को मिट्टी के नीचे ऐसे दबा दिया जैसे जानवरों को दबाया जाता है। उन्होंने शक जताया कि हो सकता है ये लाशें कन्नौज और फर्रुखाबाद से बहकर आई हों। साक्षी महाराज ने किसी अनहोनी की आशंका जताई थी और कहा था सरकार को शर्म आनी चाहिए, और साक्षी महाराज ने केंद्र सरकार से जांच की मांग की थी। यह उस वक्त की बात है, 2015 की, अखिलेश यादव की सरकार थी। इसी तरह की खबरें मई 2021 में छपी। इसी तरह की तस्वीरें मई 2021 में छपी। 6.5 साल बाद 15 मई को दैनिक भास्कर ने प्रयागराज में गंगा के किनारे रेत में दफन लाशों की खबर छापी। भास्कर ने लिखा प्रयागराज के फाफामऊ गंगा घाट के किनारे भी बड़ी संख्या में दफन शव मिले। आसपास के लोगों ने बताया कि हर दिन करीब 15 से 20 शवों को यहां दफन किया जा रहा है। घाट किनारे शव को दफन करने आए शख्स ने बताया कि महंगी लकड़ी और दाह संस्कार के खर्च का बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए शव को यहां दफन करके जा रहे हैं। मां गंगा इन्हें मुक्ति देगी। घाट के किनारे करीब 150 से ज्यादा शव दफन हैं। यह खबर भास्कर में छपी थी। अब हमारे देश के अखबारों में जब इस तरह की तस्वीरें छपी तो पूरी दुनिया में चर्चा हुई। बड़े बड़े विदेशी अखबारों ने खबरें छापी। 20 मई को लंदन के गार्जियन ने गंगा के किनारे दफन लाशों की तस्वीर छापी और लिखा स्ट्रेच ऑफ डेथ परवेड्स रूरल इंडिया एज गंगा स्वेल्स विद कोविड विक्टिम्स। स्टिग्मा एंड कॉस्ट ऑफ वुड leaves families with no choice but to immerse their dead in river। इसी तरह की तस्वीर के साथ वॉशिंगटन पोस्ट ने 22 मई को एक खबर छापी। हेडिंग था द मिस्ट्री ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज फाउंड इन इंडियाज गैंजेस रिवर। पूरी दुनिया में इस तरह की खबरें इसी अंदाज में छपी थी। जैसे कोरोना से हो रही मौतों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा, लोग मजबूरी में लाशों को गंगा में फेंक रहे हैं या नदी के किनारे गाड़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहां जिन अखबारों ने अभी खबरें छापी उनमें 6 साल पहले भी खबरें छपी थी। जो खबरें पहले छपी थी लगभग वही खबरें आज छपी हैं। वो खबरें भी एक जैसी हैं, हेडलाइन भी वैसी हैं, जगह भी वही है, उन्नाव और प्रयागराज। जगह वही, गंगा वही,
घाट वही, घाटों का मंजर वही, बस वक्त बदला है। रेत के नीचे दबी लाशें बदली हैं और किरदार बदले हैं। पहले सरकार अखिलेश यादव की थी, विरोध करने वाले बीजेपी के नेता थे। अब सरकार बीजेपी की है और विरोध करने वाले, सवाल उठाने वाले कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। 6.5 साल पहले जो बातें बीजेपी के नेता कह रहे थे, अब उसी तरह के बयानबाजी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन ने मरने वालों की संख्या को छुपाने के लिए लाशों को रेत के नीचे दबा दिया। सिर्फ फर्क बदला, सरकार बदली, लेकिन लाशों की संख्या जरूर बढ़ी। गंगा में लाशें तब भी थी, गंगा के किनारे दफनाए गए शव तब भी थे और आज भी हैं, बस इनका नंबर इस बार ज्यादा है क्योंकि कोरोना का प्रकोप है। और आज सुबह जागरण अखबार ने 2 तस्वीरें एक साथ छापी। 2018 में दफनाए गए शवों की तस्वीरें और 2021 में दफनाई गई लाशों की तस्वीर। जब ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी तो लोग नेट पर सर्च करके गंगा के किनारे बनी कब्रों की फोटो, गंगा में तैर रहे लाशों की तस्वीरें खोजकर पोस्ट करने लगे। लोगों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि जो तस्वीर वो पोस्ट कर रहे हैं वो 2014 की है, 2015 की है, 2018 की है या फिर 2021 की, क्योंकि ऐसी तस्वीरें तो अखबारों में हर साल छपती रही हैं। बस इस बार योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए गए और साथ में गंगा में तैरती लाशों की तस्वीर चिपका दी गई। चूंकि आज जागरण ने जो 2 तस्वीरें एक साथ छापी हैं, उनमें तो अंतर करना भी मुश्किल है। आप देखिए वो कब की हैं ये कहना मुश्किल है, दोनों एक जैसी तस्वीरें हैं। लेकिन 2018 की जो फोटो छपी है, हमने उसकी तहकीकात की, ये वाकई में 2018 की है। यह तस्वीर मुकेश कनौजिया नाम के फोटोग्राफर ने खींची थी। कनौजिया उस वक्त एक पुल के निर्माण के प्रोजेक्ट को कवर करने वहां पहुंचे थे। गंगा के किनारे दफन लाशों का मंजर देखा तो तस्वीरें ले ली और कई एंगल से उन्होंने तस्वीरें ली। कनौजिया ने बताया कि यह कोई नई बात नहीं है, प्रयागराज में इस तरह शवों को दफनाने की परंपरा है, लेकिन उस वक्त नदी में पानी कम था, कब्रें बाहर दिख रही थी, इसलिए उन्होंने उस वक्त ये तस्वीरें ले ली और उस वक्त जागरण ने इसे छापा। सर ये जो तस्वीर है वो मार्च 2018 की है, जब कुंभ के 2019 की तैयारी चल रही थी, तो हम लोग यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था सिंगवेरपुर धाम पर। वहां पर सैकड़ों लाशें, कह लीजिए कि हजारों लाशें गंगा तट पर दफनाई गई थी। सर उस समय न कोरोना काल था सर, और न ही मतलब इस तरह की आपदा थी। तो यहाँ पर सर प्रथा है कि जैसे यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग लाते हैं, शवों को दफनाते हैं नदी के किनारे पर। हजारों की संख्या में उस दौरान जो है वो तट, गंगा के तट पर वहां पर दफनाया गया था। और आज आज भी हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि सर आज थोड़ी सी अधिकता है, मतलब आज शवों की अधिकता है, लेकिन प्रथा ये सर पुरानी है गंगा तट पर शवों को दफनाने की। सर तो अब तो फोटोग्राफर ने कंफर्म कर दिया कि जागरण ने आज जो तस्वीरें छापी हैं दोनों सही हैं, दोनों एक जैसी हैं, लेकिन एक 2018 की है और दूसरी 2021 की। जिन फोटोग्राफर ने यह तस्वीर ली थी, जिनकी अभी आपने बात सुनी, वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि गंगा के किनारे रेत में शवों को दफन करने की परंपरा पुरानी है। हां, इतना जरूर है कि इस बार जितनी तादाद में लाशों को दफनाया गया या गंगा में बहाया गया, वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार भी इस मामले की जांच पड़ताल के लिए कई दिन से प्रयागराज में थी। रुचि कुमार ने घाट पर रहने वाले से बात की, मल्लाहों से, वहां पूजा पाठ कराने वालों से और अंतिम संस्कार कराने वाले पंडों से भी बात की। पंडों ने बताया कि यहां पहले से भी शवों को दफनाया जाता है। यह जरूर है कि कोरोना काल में डेड बॉडीज आने की संख्या बढ़ गई, लेकिन शव पहले भी दफन किए जाते थे। कई लोगों में शव दफनाने की परंपरा है और यहां सिर्फ प्रयागराज से नहीं, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी,
रायबरेली और लखनऊ से भी लोग शवों का अंतिम संस्कार करने आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना का प्रकोप है, इसलिए लाशों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा हो गई है। पिछले दिनों जो तस्वीरें देखने को मिली, क्या हालात थे यहाँ पर? ये ऐसा है जी कि इसके पहले तो यहाँ ऐसा कभी नहीं था। ये जो कोरोना का पीरियड है, अगले महीने में जो 20 से लेकर 30 तारीख 10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा डेथ बॉडी आई यहाँ पे, 80-90 के करीब आई। उसी बीच में लोग कहीं इधर कहीं उधर देख नहीं रहे, उधर भी वो दफनाया गया है। जिधर पाए उधर लोगों कर दिए। हम लोग विरोध भी किए तो लोकल के आदमी नहीं मानते थे, लड़ाई झगड़ा पे तैयार हो जाते थे और अपना जहाँ पाए वो दफना दिए। और उसके बाद तो अब तो यहाँ का हालात बहुत सुधर गया है जी। अब तो मुश्किल से 8-10 लाशें आती हैं और बाकी ऐसा कोई मंजर है नहीं यहाँ। तो ये जब दफना रहे थे लोग, जैसा आप बता रहे हैं कि रोजाना इतने शव यहाँ पे आ रहे थे, तो क्यों दफना रहे थे? हिंदू धर्म में तो दाह संस्कार होता है, चिता में अग्नि। हाँ जी, कुछ गरीब रेंज के लोग जैसे कि जिनके पास लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है, हरिजन वर्ग के हैं, सरोज वर्ग के हैं, मौर्या हैं, इनके लोग में परंपरा है गाड़ने की। तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है जी। यहाँ पे पहले भी लोग दफनाया करते थे, तो पहले बहुत कम आती थी, 8-10 आ जाती थी तो कोई पता नहीं चलता था। और इस बीच में जब 100-150 आने लगी तो ये ज़्यादा सा फैल गया। तो इतनी ज्यादा आई जो शव आए, क्या वजह? आसपास की जगहों से आ रहे थे? कहाँ से? 4 जिला की यहाँ लाशें आती है, जैसे सुल्तानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, अमेठी हो गया, अपना इलाहाबाद हो गया। 4 जिला की 100 यहाँ पे आती हैं। तो उस समय ज्यादा इकट्ठा हो गया, उधर इलाहाबाद भी बंद हो गया, सील कर दिया, तो सब यहीं पे लेकर आते थे, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ हो गई थी। 10 दिन ज्यादा भीड़ थी यहाँ। कितना करीब आपने क्या बताया, कितना रोजाना आ जाती थी? 90-100 के लगभग आ जाती थी उस पीरियड में। कुछ में तो अग्नि भी दी जाती है? हाँ जी, जिसमें से 75% जला देते थे और 25% लोग दफना देते थे। वही जो गरीब रेंज के लोग जिनके पास लकड़ियों की व्यवस्था नहीं थी, तो वही लोग गाड़ देते थे, बाकी 75% लोग जला देते थे। तो जो लोग घाट पर रहते हैं, खुद अंतिम संस्कार करते हैं, उन्होंने सच बताया। एक बात तो ये बताई कि 10 दिन ऐसा टाइम था जब बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में 100-150 शव वहां पर आ रहे थे, लेकिन अब हालात सामान्य हैं और 8-10 शव ही आते हैं। पंडित ये भी बता रहे हैं कि हिंदुओं में कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनमें शवों को दफनाने की परंपरा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि करीब 75% शवों को जलाया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि गरीब लोग और कुछ खास समुदाय के लोग लाश को दफनाते हैं। रुचि कुमार ने यहां कुछ और लोगों से बात की। इनमें पंडित भी थे और गंगा घाट पर रोज आने वाले लोग भी थे। इन लोगों ने बताया कि हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, जातियां हैं जो शवों को जलाते नहीं, दफनाती हैं। हालांकि लोगों ने यह भी माना कि पहले कम डेड बॉडीज को दफन किया जाता था, लेकिन कोरोना काल में गांव में मौतें ज्यादा हुई हैं, इसलिए गंगा किनारे कब्रों की संख्या बढ़ गई है, लोगों की मौत ज्यादा हुई है, इसलिए दफन किए जाने वालों की डेड बॉडी की संख्या बढ़ गई। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पंचतत्व में विलीन करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आदमी शव को जला दे तो ज्यादा अच्छा माना गया है, लेकिन वही सामने बात आती है कि जो बड़े आदमी तो सब कर लेते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, विश्वकर्मा, यादव, लेकिन उसके नीचे वाले जो भी आते हैं वो अपना दूसरे सिस्टम, कोई निरंकारी समाज से जुड़ा है, कोई यीशु समाज से जुड़ा हुआ है, तो कुछ मानते ही नहीं, ना गंगा को मानेंगे ना पंडा को मानेंगे। आएंगे अपना बोलेंगे कि हमें गाड़ना है तो गाड़ना है, गाड़ करके चले जाते हैं। पहले था लेकिन इतना सारा नहीं था, सिस्टम से होता था। अभी तो देख के आदमी खुद पागल हो जाता है यहाँ आके। पहले भी था, ऐसा नहीं कि पहले लोग नहीं मरते थे, बीमारी से मरते थे, सब कुछ था, सिस्टम था, लेकिन जो लाश इतनी सारी अभी सामने दिखी जा रही, इतना नहीं था। अभी तो थोड़ा कम है, अभी फिलहाल 2-4-6 दिन से थोड़ा कम है, 1 हफ्ता से। बाकी तो पहले बहुत माहौल टाइट था। प्रयागराज में गंगा के घाटों का जो हाल 15 दिन पहले था, अब वो नहीं है। अब तस्वीर बदल चुकी है। गंगा के किनारे लाशों को आज भी दफनाया जा रहा है, लेकिन अब रोज 8 से 10 शव दफनाए जाते हैं, वो भी उसी समाज के लोगों के जिनमें शव दफनाने की परंपरा है। हाँ, यह सच है कि 15 अप्रैल से 5 मई के बीच यहां डेड बॉडी ज्यादा आई थी। 15 अप्रैल से हमारा मानना है कि 15 अप्रैल से लेकर के
5 मई के बीच में बाडियों की संख्या जो है बढ़ गई थी। जो यहाँ 30-35 बाडी अमूमन रोज आती थी, उसमें मान के चलिए कि लगभग 60 बाडी रोज बढ़ गई थी। यहाँ लोग सुल्तानपुर से आते हैं, मेठी से आते हैं, प्रतापगढ़ से आते हैं, उधर रायबरेली के बॉर्डर सलवन से आ जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ लखनऊ से भी बाडी लेकर चले आते हैं। शहर से सटा हुए कारण लोग जो इलाहाबाद जाना चाहते हैं, जब भी पढ़ते हैं श्रृंगबेरपुर का बोर्ड, तो श्रृंगबेरपुर लोग लेके चले आते हैं लखनऊ। एक भी बाडी 10 तारीख से लेकर के आज तक के बीच में एक भी कोरोना की बाडी इस घाट पर अभी तक नहीं है। पहले कितनी आई होगी? पहले तो यहाँ लगभग 2-3 लाश तो रोज चोरी छिपे जला ही देते थे। चूंकि गंगा में तैरती लाशों की तस्वीरें, गंगा घाटों के किनारे दफन लाशों की तस्वीरें जब छपी तो इन पर जमकर सियासत हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी से लेकर तमाम छोटे बड़े नेताओं ने योगी आदित्यनाथ पर हमले किए। सरकार पर लाशों का अपमान करने का, मरने वालों का नंबर छुपाने का इल्जाम लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जीते जी इलाज नहीं करवा सके और मरने के बाद अंतिम संस्कार नहीं हुआ। तो हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने योगी आदित्यनाथ से सीधा सवाल पूछा। योगी ने कहा, जो हिंदू परंपरा को नहीं जानते वही इस तरह की बातें कह सकते हैं। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कल एक वीडियो ट्वीट किया गया, प्रयागराज का वो बताया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि जो वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग चुनरी को उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सरकार ने लोगों का इलाज नहीं कराया और मरने के बाद भी उनको वो हक नहीं मिल रहा है जिसको उनको मिलना चाहिए। देखिए, भारतीय परंपरा, संस्कृति और संस्कारों की जब जानकारी हो तो व्यक्ति इस प्रकार के वक्तव्यों से परहेज भी करे। मुझे लगता है कि जो लोग उस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी और जिनका अंतिम संस्कार वहां पर उनके परिजनों ने किया उनका भी अपमान करने वाले वक्तव्य हैं ये। मुझे लगता है कि ये चीज़ दिखाती है कि व्यक्ति को वास्तविक हकीकत की जानकारी नहीं है। जिन्होंने ट्विटर पे, फेसबुक पे उल्टी सीधी पोस्ट की, जिन्होंने पहले की फोटो उठा करके मौजूदा हालात को बता दिया, उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी क्या? एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की स्थिति है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तब विपक्षी दल गैर जिम्मेदाराना बयान, हरकत और ट्वीट करके देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। यह अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है और ये देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की शरारतपूर्ण चेष्टा भी। और इस वक्त रुचि कुमार हमारी संवाददाता हमारे साथ है, जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की, तहकीकात की। रुचि, आप इतने बरसों से उत्तर प्रदेश से रिपोर्टिंग कर रही हैं, चप्पे चप्पे को जानती हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए रजत जी, जो गंगा में लाशें बहने का मामला है, शव बहने का मामला है, वो बहुत सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। हालांकि बहुत दर्दनाक है, बहुत तकलीफ वाला है, लेकिन हमें याद है करीब 1995-96 में कानपुर में एक राकेश जायसवाल थे। उन्होंने एक इको फ्रेंड्स करके एक संस्था बनाई थी गंगा की सफाई के लिए। राकेश जायसवाल के ऊपर हमने भी एक रिपोर्ट की थी करीब 2000 के आसपास, और उन्होंने कहा था कि गंगा से उनको प्यार था और वो चाहते थे कि कानपुर में गंगा साफ रहे। तो 15 किलोमीटर का स्ट्रेच पे उन्होंने मॉनिटरिंग की और ये पाया कि उस 15 किलोमीटर में करीब 100 शव गंगा जी में बह रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक ड्राइव चलाई और उस ड्राइव में उन्होंने गंगा जी से करीब 180 शव निकाले, अंतिम संस्कार उनका किया, कुछ को वहीं पे दफनाया, कुछ को जलाया। तो ये 2000 की बात है और उस समय भी ये था कि गांव में बहुत सारी तरह की लोगों में मान्यताएं होती हैं। कुछ जो जिनकी शादी नहीं होती लड़कियां वो मर जाती हैं, या कुछ अननेचुरल डेथ होती है, एस्थमा होता है गांव में, उनको भी जलाते नहीं है, दफना देते हैं। और हमें याद है मलिहाबाद में एक बार बिजली गिर गई थी तो बहुत सारे लोग मरे थे, वो सब हिंदू थे, लेकिन उनको वहाँ पे दफनाया गया था। तो ये परंपरा काफ़ी दिनों से चली आ रही है और उनका ये भी कहना था राकेश जायसवाल का, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पुलिस है उसका भी बड़ा रोल रहता है ये जो बॉडीज बहती हैं गंगा में, क्योंकि जो अनक्लेम्ड बॉडीज हैं उनको पुलिस, क्योंकि अंतिम संस्कार पुलिस को कराना होता है, पुलिस के पास
पास उतना साधन नहीं होता, पैसा नहीं मिलता उनको, तो वो आके बहा देते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है। ये जरूर है कि इधर कोरोना है जिसकी वजह से ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। रजत जी, ये बात सही है रुचि। जितनी हमने तस्वीरें देखी अखबारों में 2015 की, 2016 की, 2018 की और अब 2021 की, और आपने अपना 2000 का अनुभव बताया, तो इस वक्त जो शव आए थे वो पहले के मुकाबले में ज्यादा थे। जी बिल्कुल रजत जी, महामारी थी तो जाहिर है कि मौतें बहुत ज़्यादा हुई, और इतनी मौत इतने कम पीरियड में शायद ही कभी किसी गांव में, किसी शहरों में हुई हो जितनी इस दौरान उत्तर प्रदेश में हमने कुछ बड़े शहरों में और कुछ गांव में देखा। तो जाहिर है कि भीड़ ज़्यादा हुई, लेकिन जब ये हुआ शुरू में तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इतनी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी कि इस तरह से कोरोना महामारी बनेगा, इतनी जानें ले लेगा। शुरू में बहुत दिक्कतें हमने देखी, शमशान पे भी देखी, टोकन भी बटा, अंतिम संस्कार में भी दिक्कतें आई, लेकिन बाद में सरकार ने फिर उसमें फ्री जो गरीब लोग थे, क्योंकि ये जो दफना रहे हैं या बहा रहे हैं, एक बड़ी बात ये सामने आई कि जो गरीब है जिसके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं है, और उस काल में सभी तरह की चीजें हमने देखी कि एकाएक बहुत ज्यादा महंगी हो गई, लोगों ने लूटना शुरू कर दिया इतने मुश्किल की घड़ी में भी। तो अंतिम संस्कार में भी लोग वहां पे ज्यादा पैसा लेने लगे, लकड़ी महंगी बेचने लगे। तो सरकार आई, फिर सरकार ने फ्री लकड़ियां प्रोवाइड की, जो गरीब लोग हैं उनको कहा कि आपका अंतिम संस्कार फ्री होगा, सरकार कराएगी। तो आप श्रृंगेरपुर जहां प्रयागराज का ये है वहां देखिए, लखनऊ में देखिए, तो अब क्या होता है कि वो पहले से तैयार करके रखते हैं चिताएं कि जिसको भी आना है, जिसके पास पैसा नहीं है वो जाकर अंतिम संस्कार कर सकता है। और वैसे भी यूपी में जो कोरोना से मौतें हो रही है उनका अंतिम संस्कार तो सरकार ने बिल्कुल फ्री कर रखा है। रजत जी, जी रुचि, आप आज भी प्रयागराज में हैं, आपने आज भी हालत देखी होगी और 2-3 दिन से आपने बाकी जगह पर नजर रखी है, तो अब क्या स्थिति सुधरी है, इंप्रूवमेंट हुआ है? जी काफी सुधरी है। सिर्फ प्रयागराज नहीं, बाकी भी शहरों में हम देखते हैं, लखनऊ जिसका सबसे ज्यादा बुरा हाल था इस कोरोना काल में कि एक दिन में 6,500 केस आ गए थे और करीब 55,000 एक्टिव केस लखनऊ में हो गए थे। तो हालात अब सामान्य लग रहे हैं, अस्पतालों में बेड भी खाली हैं, दवाएं भी हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज्यादा चीजें जो है नॉर्मलाइज हो रही हैं। और इलाहाबाद में, प्रयागराज में आप जाएंगे तो वहां आपको लगेगा कि ठीक है लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू, लोग घरों से कम निकल रहे हैं, लेकिन गंगा जी के किनारे आप जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ उत्सव का माहौल भी इस समय दिखाई देगा। कुछ लोग बच्चों का मुंडन कराने आए जो बहुत दिनों से नहीं करा पाए। वहां परंपरा है कि शादी के बाद गंगा जी की पूजा करने जाते हैं, तो दूल्हा दुल्हन भी गंगा जी में आ रहे हैं। तो ये सब चीजें बताती हैं कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। रजत जी, रुचि कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी के लिए, उस पूरी तहकीकात के लिए, और हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने गंगा में बहती लाशों के बारे में वो बात बताने की कोशिश की है जो कोई और आपको नहीं बताएगा। ये सही है कि कोरोना की वजह से हमारे में अपनों की बड़ी संख्या में मौत हुई। एक वक्त ऐसा था जब ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, आईसीयू में जगह नहीं थी, इंजेक्शन और दवाइयों की कमी से भी कितने लोगों की मौत हुई। ये कड़वा सच है कि सरकारों ने वक्त रहते तैयारी नहीं की, दूसरी लहर के खतरे को पहचाना नहीं, ऑक्सीजन का, हॉस्पिटल बेड्स का इंतजाम एडवांस में नहीं किया, और इस त्रासदी को लोगों ने झेला। ये सब सही है। और यह भी सही है कि एक वक्त ऐसा था जब शमशानों में दाह संस्कार के लिए जगह नहीं थी। हमने एक साथ कई कई चिताएं जलने की तस्वीरें देखी। रुचि कुमार बता रही थी कि दाह संस्कार के लिए टोकन लेना पड़ता था, लेकिन आज हमारी तहकीकात से यह पता चला इसका यह मतलब लगाना गलत था कि अचानक लोगों की संवेदनाएं मर गई थी और मौतें इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपनों को गंगा में बहाने लगे, रेत में दफनाने लगे। गंगा में शव बहाए गए, गंगा की धार में शव पहले भी बहते थे। गंगा किनारे रेती में शव दफनाए गए, उन पर रामनामा का दुपट्टा डाला गया, पर गंगा की रेती में शव पहले भी दफनाए जाते थे और ऐसे ही दुपट्टे उन पर डाले जाते थे। तस्वीरें बताती हैं। लेकिन एक फर्क इस बात था कि शवों की संख्या ज्यादा थी,
तस्वीरें ज्यादा भयावह थी। कोरोना की वजह से सारी दुनिया की नजरें भारत पर थी। इंटरनेट पर ऐसी खबरें सुनाने वालों की, तस्वीरें पोस्ट करने वालों की संख्या भी अब काफी है। इसलिए पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की चर्चा हुई, लेकिन किसी ने इसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं की, किसी ने सच्चाई को ढूंढने की कोशिश नहीं की। दुनिया के जिन बड़े बड़े अखबारों ने यह तस्वीरें छापी, भारत को बदनाम किया, उन्होंने भी यह नहीं लिखा कि वो पहले भी ऐसी तस्वीरें छाप चुके हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब कोरोना नहीं था, तब वो लिखते थे कि भारत के लोग इनसेंसिटिव हैं, पिछड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे लोग न तो इनसेंसिटिव हैं, न कमजोर हैं, न पिछड़े हैं। कुछ परंपराएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं और लोग उन पर चलते हैं, और परंपराओं और मान्यताओं पर चलना कोई अपराध नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह कुछ तस्वीरों के जरिए देश को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके बाद यह सारी सच्चाई आपके सामने रखना जरूरी था। यह सही है कि अब हालात सुधरे हैं, अब आगे बढ़ने का वक्त है, लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि खतरा कम हुआ है, टला नहीं है। कोरोना की सेकंड वेव अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन थर्ड वेव की आशंका है। और चिंता की बात है कि थर्ड वेव बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। कई राज्यों में तो बच्चों में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के सिम्टम दिख रहे हैं कि अभी से डर लगने लगा है। कर्नाटक, उत्तराखंड के अलावा एक जिस राज्य में बच्चे बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, वो राजस्थान है। राजस्थान में बच्चों में कोरोना के केस खतरनाक स्पीड से बढ़ रहे हैं। आज जयपुर से ऐसी ही परेशान करने वाली खबर आई। सिर्फ जयपुर में ही अप्रैल और मई में करीब 13,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए। इनमें 6 महीने से लेकर 10 साल तक के 3,500 बच्चे शामिल हैं। 10 से 20 साल की उम्र के बीच करीब 10,000 से ज्यादा किशोर, टीनेजर्स कोरोना के शिकार हुए। और यह सिर्फ जयपुर के फिगर्स हैं। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य का कहना है कि सिर्फ जयपुर में नहीं, दौसा, शेखावटी और भरतपुर समेत कई शहरों में बच्चों में कोरोना का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। राजस्थान में इस समय डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। इसके बाद कोरोना की सिचुएशन की सही तस्वीर सामने आएगी। राजस्थान में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा भले ही कम हो रहा हो, लेकिन अब राजस्थान में बच्चे बड़ी मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं। जयपुर में जो आंकड़ा आया है वो हैरान करने वाला है। 0 से 10 साल के बच्चे लगभग 3,500 और लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे, यानी 11 साल से ऊपर के ये लोग संक्रमित पाए गए हैं। और बताया जा रहा है कि पूरे राजस्थान में जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक अलग अलग जिलों में संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। दौसा में 700 से ज्यादा, महज 4 दिन के अंदर भरतपुर में 600 से ज्यादा, और शेखावाटी इलाके में 3 महीने में 1700 से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। और पूरे राजस्थान में ये आंकड़ा और भी डराने वाला है। कुल मिलाकर ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं तीसरी लहर तो नहीं आई है, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन फिलहाल राजस्थान में जिस तरीके से बच्चों में संक्रमण फैल रहा है, सरकारें तो चिंतित हैं ही, गार्जियन भी बहुत ज्यादा चिंता कर रही है, और वही सरकार डोर टू डोर सर्वे भी कर रही है। और उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर सर्वे हुआ है, लेकिन इन सब सर्वे में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लक्षण बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों में इंफेक्शन बढ़ने के कई कारण हैं। एक वजह है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही है। 20 करोड़ लोगों ने कम से कम 1 डोज ले ली है, लेकिन बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर घर में किसी एक मेंबर को कोरोना हो रहा है तो फिर यह वायरस बच्चों तक आसानी से पहुंचता है। लेकिन संतोष की बात यह है कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में तो बच्चों में कोरोना के सिम्टम दिखाई भी नहीं देते। लेकिन फिर भी अगर 1 महीने के दौरान सिर्फ जयपुर में 13,000 से ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन के बच्चे शिकार हो जाएं, तो फिर सावधान हो जाना चाहिए। और राजस्थान में तो एहतियात की जरूरत है। राजस्थान के पड़ोसी पंजाब में भी
हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। पंजाब में आज कोरोना के 4,756 नए केसेस सामने आए, जबकि 24 घंटे के दौरान 174 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पंजाब के शहरी इलाकों में कोरोना की रफ्तार अब धीमी हो रही है, लेकिन गांव में कोरोना की वजह से हालात चिंताजनक है। लेकिन पंजाब के गांव वाले कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे, लापरवाही बरत रहे। सरकार भी करे तो क्या करे? गांव में लोग कोरोना का टेस्ट कराने से बच रहे हैं, जिससे एसिम्प्टोमेटिक केसेस की संख्या बढ़ गई है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा रोपड़ और मोहाली डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव में गए। तो सबसे पहले मैं आपको मोहाली के सैदपुरा गांव की रिपोर्ट दिखाता हूं। कोरोना के 17 पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इस गांव को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हमारे संवाददाता ने सैदपुरा गांव से जो रिपोर्ट भेजी है, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने गांव की गली को बांस बल्ली लगाकर सील किया, बाकायदा कंटेनमेंट घोषित किया, बैनर लगा दिए, लेकिन बांस बल्लियों के अंदर लोगों का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला। इस गांव में कंटेनमेंट जोन के अंदर दुकानें पहले की तरह खुली हैं, लोग भी पहले की तरह बेपरवाह होकर घूमते दिखाई दिए। इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा बसी, जो कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, और उसके एक गांव है सैदपुरा। और यहाँ पर हम जहाँ इस एरिया में खड़े हैं वो कंटोनमेंट जोन बनाया गया। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो बकायदा बांस के जो डंडे लगाकर उसके बकायदा दूसरी तरफ पोस्टर भी लगाए गए हैं कि ये कंटोनमेंट जोन बनाया गया है। और इसकी अगर मैं आपको कंटोनमेंट जोन की तस्वीर दिखाएं यहाँ पर, तो अभी तक इस सैदपुरा गाँव में 19 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं कोरोना से। ये कैसा कंटोनमेंट जोन है कि जहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, लोग भी आ जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कंटोनमेंट जोन बनाने का क्या मतलब रह जाता है। ये देखिए, ये पहले आपको ये कपड़े की दुकान यहाँ पर खुली हुई है। गली के दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, सामने वो एक और बांस का डंडा वहाँ पे लगाया गया है, उस गली को बंद किया गया और वहाँ पे भी बकायदा बैनर जो है वो लगा हुआ है। लोग जो है वो इजीली इधर उधर जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भैया कि कोरोना जो है उस पर लगाम कैसे जो लगे। ये देखिए, अब उन्होंने मास्क पहना है भाई साहब, इधर भी दुकान खुली हुई है, इधर भी दुकान खुली हुई है। भाई साहब, ये आपने आज यहाँ पे शॉप खुली हुई है, कंटोनमेंट जोन बनाया हुआ है, इसका सील किया हुआ गली को? सील तो नहीं, कल ही ऑर्डर आए थे साहब। अच्छा, कल ऑर्डर आए थे? हाँ जी, शाम। कितने केस आए हैं यहाँ पे? पहले ही आए थे, 8-10 दिन हो गए। अच्छा, हाँ जी। तो कल इसको कंटोनमेंट जोन बना दिया? हाँ जी। ये आपकी अपनी दुकान है जी यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कंटोनमेंट जोन कब बनाया? कल? ये कल बनाया सर। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो कितने केस थे यहाँ पे? यहाँ पर सर बोल रहे हैं 30-35 केस आए थे। अच्छा, 30-35 केस आए हुए हैं? 30-35 केस बता रहे हैं। बाकी अभी कवर कर लिया है, और वैक्सीन का भी कह दिया है कि 1-2 दिन में वैक्सीन आ जाएगी और वो लगेगी। अच्छा। इस गली को दोनों तरफ से बंद जो है वो सील कर दिया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना तो आ सकता है, ना कोई यहाँ पे काम हो सकता है। लेकिन बावजूद उसके जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पे ना सिर्फ दुकानदार जो दुकानें खोली हैं तो वहाँ पर खरीदारी करने भी आएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे कंटोनमेंट जोन का क्या फायदा। और ये हाल तब है जब ये पूरा इलाका जो है ये मोहाली, क्योंकि चंडीगढ़ से ज्यादा दूर भी नहीं है, ये सूबे की राजधानी से महज ये 20 किलोमीटर दूर है ये। तो वहां पर अगर ये हालात हैं तो पंजाब के दूरदराज के इलाकों में क्या हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। कि खुद हेल्थ मिनिस्टर जो है वो भी मोहाली डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं, और ये मोहाली डिस्ट्रिक्ट में ही गाँव पड़ता है। तो बावजूद इसके अगर इस तरह से अनदेखी की जा रही है कि कंटोनमेंट जोन होने के बावजूद दुकानें खुल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि चिंता की बात जो है वो लाजमी है। मैं आपको गांव का हाल दिखा रहा हूं इसलिए क्या, ताकि ये पता चले कि गांव में हालत क्या है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश हुई, सील कर दिया, लेकिन अंदर दुकानें खुली हैं और लोग आराम से घूम रहे हैं। कंटेनमेंट जोन का कोई मतलब नहीं है। सैदपुरा के बाद हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा मोहाली के एक और गांव भांकरपुर में गए। इस गांव में अभी भी कोरोना के 40 एक्टिव केसेस हैं। इस गांव को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट टीम गांव में घर घर जाकर टेस्टिंग कर रही है। और जिस समय पुनीत परिंजा भांकरपुर गांव में पहुंचे थे, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम वहां सैंपलिंग के काम में लगी हुई थी। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, इससे आपको पता चलेगा गांव का हाल।
इस वक्त हम मौजूद हैं मोहाली के गांव भांखरपुर में। भांखरपुर मोहाली का एक गांव है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 21 जो केस थे वो पॉजिटिव आए थे और उसके बाद यहाँ पर अब सैंपलिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर गली गली में सैंपलिंग जो है वो यहाँ पर टीम पहुंची हुई है मेडिकल की। कितने केस जो है अभी तक यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर 40 केस एक्टिव है। 40 केस हाँ जी। और माइक्रो कंट्रोलमेंट जोन बनाया गया? हाँ जी, एक बनाया था। अच्छा। पिछली बार 10 तारीख को टेस्ट हुए थे। अच्छा। हाँ जी, उसमें एक पॉजिटिव ही निकला था। अच्छा। जो हमने किए थे पहले। तो ये एक पहल जो है वो की गई है ताकि जो कोरोना के जो केस हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन क्योंकि गांव से मामला है और लोग जो हैं वो किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए भी जा रहे हैं और जैसा कि सब जगह लगातार देख भी रहे हैं कि गांव की तरफ जो है वो बड़े शहरों के बाद अब गांव में फैल रहा है और इसीलिए अब गांव में इस तरह के जो कैंप हैं वो लगाए जा रहे हैं और गांव के अंदर जाकर सैंपलिंग की जा रही है। यहाँ पे इतनी केयर नहीं करते लोग, जैसे कि सरकार बोलती है कि ये अपना मास्क पहनो, ये डिस्टेंस रखो, तो लोग इसकी परवाह नहीं करते। सबसे ज्यादा यही बीमारी है लोगों में। ठीक है जी, हाँ जी, केयरलेस है बस। प्रिकॉशन ही ले रहे हैं तकरीबन, जिस तरह मैं देख रहा है अपना ग्रुप बना के खड़े हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, कोई सोशल जो दूरी कह रहा भी मेंटेन करने वास्ते रखो, वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लापरवाही तो है, बेपरवाही तो है। जैसे पंजाब के गांव में शादी थी, पहले दूल्हा पॉजिटिव हुआ, फिर गांव के 50 से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो गए। लेकिन गांव के लोग आज भी समझने को तैयार नहीं है। इस गांव की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। पंजाब के गांव में कोरोना इन्फेक्शन तेजी से फैलने की बड़ी वजह लोगों का लापरवाह रवैया है। पुनीत परिंजा रोपड़ के पासीवाल गांव में गए। 600 की आबादी वाले गांव में 57 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले और गांव में कोरोना फैला एक शादी की वजह से। गांव के लड़के की शादी थी, पूरा गांव शरीक था और बाद में दूल्हा खुद पॉजिटिव निकला। फिर तो मास टेस्टिंग हुई और 50 से ज्यादा लोग क्वारंटीन हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं रोपड़ के पासीवाल गांव के अंदर। इस गांव में 600 की आबादी है और यहां पर 57 के आसपास जो हैं वो पॉजिटिव केस जो आए, उसके बाद इसको कंटोनमेंट जोन जो था वो इस गांव को बना दिया गया है। इसके मैं अगर आपको दृश्य दिखाऊं यहाँ पे, तो पूरी गलियां जो हैं यहाँ पे सुनसान पड़ी हुई हैं। कोई यहाँ पर जो शख्स है वो काफी कम संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर क्योंकि किसान आंदोलन का, जैसे कि आम लोगों ने यहाँ पर बताया कि किसान आंदोलन का इतना ज्यादा असर इस गांव में नहीं है और यहाँ पर जो कोरोना के जो केस आए वो उसके पीछे वजह यह थी कि कुछ समय पहले गांव में यहाँ पर एक शादी हुई थी और उस शादी के बाद एकदम से जो पॉजिटिव जो केस थे उसमें इजाफा हुआ। 3-4 शादी थी। एक तो पहले शादी थी ना, उसमें सारा काम हमने किया आगे आकर। उस लड़के ने ना ड्यूटी जाना था, ड्यूटी जाने के जाने के पहले ना उसको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है वहाँ पे नेगेटिव की। वो चेक करवा कर आया, फिर वो पॉजिटिव आ गया। उसके साथ ही हमने शादी में काम किया था, हमारा सारा ही परिवार यानी कि पॉजिटिव आ गया। तो फिर हमने गांव का जो प्रधान जी है रामपाल मनन, उनसे बातचीत की। फिर सारे जो शादी में आए थे सभी का टेस्ट होना चाहिए। फिर उन्होंने हेल्थ वर्कर को फोन किया, टीम आई हेल्थ वर्कर की, फिर सारे गांव के टेस्ट हुए। यहाँ पे 50 के करीब पॉजिटिव आए केस। ठीक। तो इस गांव में तो कोरोना फैला शादी की वजह से, दूल्हे मियां की वजह से। लेकिन पंजाब में काफी सारे गांव ऐसे हैं जहां कोरोना पहुंचा है किसान आंदोलन से। पंजाब के कई गांवों से किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने आए थे। गांव के लोगों की ड्यूटी लगी थी, एक जत्था आता था और दूसरा जत्था वापस जाता था। इसी तरह कोरोना भी पंजाब के गांव-गांव पहुंच गया। लेकिन किसान न ये मानने को तैयार हैं न समझने को। आज 26 मई है, किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर प्रदर्शन करने किसान शहरों में पहुंचे। अमृतसर हो, लुधियाना हो, हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। अमृतसर में हजारों किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, किसानों ने ट्रैक्टर्स पर काले झंडे लगाए। लुधियाना में भी किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। लुधियाना में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। किसान संगठनों के ब्लैक डे को
आप जानते हैं कि कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। पंजाब के किसान नेताओं ने आज देश भर में प्रोटेस्ट की कॉल तो दी थी, लेकिन प्रदर्शन पूरे देश में नहीं हुए। पंजाब के अलावा दिल्ली के बॉर्डर पर थोड़े बहुत किसान दिखे। किसान संगठनों ने आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, हाथों में काले झंडे थे। मोदी सरकार का पुतला भी फूंका। किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए बॉर्डर्स पर पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर इसका कोई असर नहीं दिखा। गाजीपुर बॉर्डर पर जो भीड़ दिखी उसमें कोरोना महामारी के लिए बने किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। ऐसे प्रोटेस्ट में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल हो ये तो मुमकिन ही नहीं होता। ज्यादातर प्रोटेस्टर्स ने मास्क नहीं लगाए थे और हैरानी तब हुई जब किसान संगठनों के बड़े नेता भी कोरोना जैसी बीमारी को हल्के में लेते दिखाई दिए। जिस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ जमा हुई, भीड़ के बीच में किसान नेता राकेश टिकैत खुद भीड़ के बीचों बीच थे। किसान है, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। अगर एक काले कानून लगे तो वैसे मर जाएगा किसान। रही बात कोरोना की, कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं। अगर कानून बड़े हैं तो कोरोना छोटा है, और कोरोना छोटा है तो कानून वापसी ले लो। अब से 1 महीना पहले जब बंगाल के अंदर चुनाव करा रहे थे, अभी 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव करा रहे थे, तब कहाँ था ये कोरोना? तब भी तो फैला है ना। काम की भाषा में कहूँ, एक गली में कुत्ता बैठा हो और एक गली में शेर बैठा हो तो हम कौन सी गली में जाएंगे? तो कोरोना हम तो ये जो 3 कानून तो शेर है, खा जाएंगे हमें। कुत्ते से तो निपट लेंगे, जैसे भी निपटेंगे, निपट ही रहे हैं, मास्क लगा के निपट रहे हैं, अन्य तरीके से निपट रहे हैं, पूरी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो वो बड़ी मौत है ना। कानून 3 जो हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों की गुलामी है वो तो स्वीकार नहीं हो सकती ना। तो इसलिए अगर मरेंगे भी तो लड़ते हुए मरेंगे, घर में घुस के थोड़ी बैठ के लड़ेंगे। ये डिमांड ये है कि सरकार हमारी बात सुने। 6 महीने हो गए ये आंदोलन चल रहा, सरकार बात सुने हमारी। सरकार तो कह रही है बातचीत हम जारी रखेंगे, बातचीत करेंगे किसानों से। हाँ तो करेंगे तो हम भी कर देंगे, हम क्या मना कर रहे हैं? कब करना है? कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा टिकैत साहब? जब तक सरकार नहीं मानने, जब तक चलेगा। कोरोना से डर नहीं लगता? कोरोना से हमें तो सरकार से भी लगे, कोरोना से भी लगे, 2 से लगे, कम से कम 1 से तो बचे रहेंगे। यहाँ पे रहेंगे तो सरकार से तो बचेंगे। कई लोगों ने मास्क नहीं पहने, आप देखिए इतनी गैदरिंग है यहाँ पर, आपको लगता है कि कोरोना से दिक्कत हो सकती है? हाँ, ना लगे हमें दिक्कत हो सके कोरोना से, उसका इलाज होना चाहिए। कोरोना का तो इलाज होना चाहिए ना, उस पर काम करना चाहिए सरकार को। लेकिन गैदरिंग भी इतनी ठीक नहीं है ना। गैदरिंग कहाँ से बढ़ गई एकदम से ही? पहले तो सारे टीवी चैनल ये कह रहे थे कि गैदरिंग खत्म होगी, पिछले 6 महीने से तो यही दिखा रहे। अब एकदम से गैदरिंग कहाँ बढ़ गई? हमें ये बता दो कि गैदरिंग कितनी चाहिए, या आप तो ये बताओ कि हाँ गैदरिंग है तो हम कम करेंगे, या ये कहोगे गैदरिंग कम है तो हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। मुझे लगता है किसान संगठनों के नेताओं को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का हक है, प्रोटेस्ट की कॉल देने का हक है, अपनी मांगे रखने का हक है, लेकिन आंदोलन के नेताओं को किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का हक नहीं है। कोरोना के आउटब्रेक को उन्हें समझना चाहिए, इसके असर को समझना चाहिए। अब यास तूफान की बात करते हैं जो आज ओडिशा के तट से टकरा गया। यह तूफान बालासोर के दक्षिण में करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। इस दौरान ओडिशा के कोस्टल एरिया में कई जगह पेड़ उखड़ गए। तूफान की वजह से अब तक ओडिशा में 3 और बंगाल में 1 व्यक्ति की मौत की खबर आई है। अच्छी बात यह कि अब यास तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के दीघा से तूफान की जो तस्वीरें आई वो डराने वाली है। तूफान की वजह से समुद्र की ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। ओडिशा के भद्रक में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं, ऊंची उठती हुई लहरें, तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश। ओडिशा के भद्रक जिले में भारी बारिश की वजह से कुछ सड़कें टूट गई, कई जगह भारी बारिश हुई और समुद्र की ऊंची लहरों का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में भी
कई गांव ऐसे हैं जो पानी में डूब गए, जहां एनडीआरएफ, आर्मी और राज्य सरकार की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हैं। ईस्ट मिदनापुर से रेस्क्यू टीमों ने पानी में डूब रहे 3 लोगों को बचाया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।